प्रचार प्रसार का आगाज, किसे मिलेगा शहर सरकार का ताज? बीजेपी को जनता पर भरोसा, कांग्रेस को प्रत्याशियों से उम्मीद। निकाय चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार का आगाज हो गया है। बीजेपी ने बूथ विजय संकल्प अभियान की शुरुआत के साथ ही जनसंपर्क का श्री गणेश किया। सीएम शिवराज भोपाल के बूथ नंबर 1260 पर पहुंचे तो प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बूथ नंबर 69 से जनसंपर्क किया। हालांकि अभी बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी नहीं की है और उससे पहले ही वो जनसंपर्क में जुट गई है। तो क्या ये माना जाए कि बीजेपी बूथ के जरिए निकाय में विक्ट्री की ओर बढ़ रही है? नगरीय निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने विजय के लिए शंखनाद कर दिया है। आज बूथ विजय संकल्प दिवस है। मैंने स्वयं वार्ड क्रमांक 47 के बूथ क्रमांक 1260 की बैठक ली है और बूथ कमेटी के सदस्यों ने ये संकल्प लिया है कि हमारे बूथ पर हम भारतीय जनता पार्टी का पार्षद का और मेयर का जो भी उम्मीदवार होगा उसको हम विजयी बनाएंगे। प्रत्येक बूथ को संकल्प लेकर के हम बूथ जीतेंगे। इस अभियान पर आज हम निकले हैं तो मैं भी अपने बूथ पर आज आया हूँ। 51% वोट शेयर, घर घर संपर्क, हमारी केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की योजना है, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री की, उनको लेकर के घर घर हम जाएंगे। उत्तर प्रदेश के 64,634 बूथों पर भारतीय जनता पार्टी के भी प्रत्याशी जल्दी तय हो जाएंगे। हमारे यहाँ प्रोसेस से सब होता है, जहाँ कुछ नहीं है वो कभी भी कर सकते हैं। जनसंपर्क के दौरान कुछ खट्टे मीठे अनुभव भी सामने आए। लोग सीएम शिवराज समेत बीजेपी नेताओं को अपने बीच पाकर उत्साहित दिखे तो लोगों ने उन्हें अपनी परेशानियां भी बताई। आप क्या सोचते हैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में? फिलहाल तो अच्छा काम कर रहे हैं, बट थोड़ा सा मतलब महंगाई ज़्यादा हो रही है, उसको थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहें तो और अच्छा हो जाएगा जनता के लिए। इधर बीजेपी बूथ और जनता को साध कर निकाय चुनाव में विजय पताका फहराना चाह रही है तो कांग्रेस ने प्रदेश की 16 नगर निगम में से 15 में महापौर पद के प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। कुल मिलाकर कांग्रेस उम्मीदवारों के सहारे ही निकाय की नैया पार लगाने की कोशिश में है। एक साथ 15 टिकटें भाजपा नहीं कर पाती है, जो महान पार्टी है भाई भाजपा। हमने तो एक ही दिन की बैठक में 15 महापौर तय कर दिए 16 में। अब 1-2 दिन हमारे पार्षदों के सारी हमने स्थानीय स्तर पर कमेटी बना दी है। यहाँ का काम भोपाल का लखन घनघोरिया जी पूर्व मंत्री देख रहे हैं और मैं समझता हूँ कि कल शाम तक सारे वार्डों का वहाँ भी लगभग प्रत्याशियों का चयन हो जाएगा, तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। बीजेपी और कांग्रेस निकाय चुनाव में अपनी अपनी रणनीति पर आगे बढ़ रही है। बीजेपी जनता से सीधा संपर्क कर जीत सुनिश्चित करने में जुटी है तो वहीं कांग्रेस सक्षम उम्मीदवारों के जरिए जीत की उम्मीद लगाए है। जाहिर है कि दोनों ही पार्टी का फोकस शहर सरकार बनाने पर ही है। अब जनता किसके सिर जीत का सहरा बांधेगी ये देखना होगा। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है बूथ से विक्ट्री। एक पुरानी फिल्म है, उसका बड़ा चर्चित गीत था अपने समय का। नई जनरेशन पता नहीं कितनी वाकिफ है उससे, नहीं है। ये लड़ाई है दिए की और तूफान की। तो एक बात वीडी शर्मा जी ने जो कही उसी से ये गीत मेरे दिमाग में कौंधा कि ये लड़ाई है प्रोसेस की, यानी बीजेपी का संगठन यानी एक प्रक्रिया, एक ऐसी प्रक्रिया जो किसी रिफाइंड मशीन की तरह अपने दायित्व को पूरा करता है। जैसा वो आंकड़ा उन्होंने तुरंत दिया कि 60,000 प्लस जो बूथ हैं उन पर हमारे सारे नेता और कार्यकर्ता पहुंचेंगे और अपने दायित्व को पूरा करेंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस जो है वो इस प्रोसेस के खिलाफ अपनी जिस तरह की उसकी एक सहज प्रक्रिया है और उस सहज प्रक्रिया में इस बार उसने भारतीय जनता पार्टी को देखकर सीखा भी है बहुत कुछ और उसी से सीख कर कांग्रेस न सिर्फ अपने को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है संगठनात्मक स्तर पर, बल्कि उसकी एक प्रक्रिया 2018 से हम देख रहे हैं कि पहले चुनो प्रत्याशी, क्योंकि अगर आप थोड़ा भी पहले का वक्त उनको दे देंगे तो उनका कन्फ्यूजन दूर होगा
और वो अपने क्षेत्र में जाकर एकजुट होकर काम कर पाएंगे। और इसकी वजह ये है कि कमलनाथ जी के हाथ में हमेशा कागज़ों का बंडल होता है, और ये कागज़ वो होते हैं जो उनकी टीम, जो ख़ास तौर पर उनके लिए काम करती है, वो टीम मैदानी सर्वे के बाद निष्कर्ष उन तक पहुंचाती है, जिसको वो अपनी पार्टी के नेताओं से कंफर्म करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। लेकिन लड़ाई निश्चित तौर पर दिए और तूफ़ान की है, क्योंकि बीजेपी का संगठन एक तूफ़ान की तरह है, जो जब उतरता है मैदान जंग में तो एक तेज़ आंधी की तरह वो होता है, जिसमें न सिर्फ आंखें खोल कर रखना कठिन होता है, बल्कि प्रचार की चमकदार शैली न सिर्फ अपने प्रतिद्वंद्वी को हक्का बक्का करती है, बल्कि सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचती है। तो आगाज़ हो गया है सेमीफाइनल का, कह लीजिए आप। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव के लिए ज़बरदस्त तैयारी के साथ अपनी ख़ास शैली के साथ बीजेपी निकली है, और कांग्रेस अपनी उसी शैली के साथ सामने है कि हमने पूरे प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं और पार्षदों के भी नाम वार्डों के बहुत जल्दी हम 1-2 दिन में पूरा कर देंगे, जबकि बीजेपी में अभी ये प्रक्रिया पूरी होनी है। आज इसी पर बात करेंगे। जो मेहमान हैं, मिलिए, हमारे साथ हैं डॉक्टर हितेश वाजपेयी, बीजेपी नेता और नागरिक आपूर्ति निगम के पूर्व चेयरपर्सन। बहुत स्वागत है डॉक्टर वाजपेयी। मिथुन अहिरवार जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, काफ़ी सुपठित, उनका स्वागत है, युवा नेता। जय नागड़ा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, उनका स्वागत। जय जी, किस तरह देखते हैं आप दोनों ही? मैंने उपमा जरूर पुराने गीत से दी है, आप सहमत असहमत हो सकते हैं। क्या कहेंगे आप, जिस तरह की तैयारी आज बीजेपी ने पहले दिन बूथ चलो अभियान के तहत उन्होंने जिस तरह की शक्ति दिखाने की कोशिश की है, वो एक किस्म की जिसको आप कहते हैं कि युद्ध के पहले जो एक सिहनाद होता है कि आप एक दहाड़ अपनी देते हैं और उससे एक मनोवैज्ञानिक इफेक्ट भी लेने की कोशिश करते हैं, कुछ उस तरह का एक शो बीजेपी का था। उधर कांग्रेस ने अपने सारे कैंडिडेट्स लगभग महापौरों के 2-1 को छोड़कर अपनी प्रक्रिया पूरी कर ली। जी शरद जी, ये बात सही है कि इस बार नगर निगम चुनाव को लेकर के कांग्रेस और बीजेपी दोनों गंभीर दिख रही है और दोनों अपनी अपनी कमियों को दूर करने में लगी हुई है। कांग्रेस ने पहले से ये प्रक्रिया शुरू की, जो उसकी बड़ी कमी थी, लास्ट मोमेंट तक उनका कैंडिडेट डिसाइड नहीं होता था, वो उन्होंने पहले कर लिया। और निश्चित रूप से उन्हें लगता है कि जो स्थानीय चेहरे हैं वो महत्वपूर्ण है, और वो किस तरह से लोगों के साथ जुड़े हैं और किस तरह से उनका अपना सर्वे था जिसके आधार पर उन्होंने वैसे कैंडिडेट दिए। तो ये कांग्रेस ने एक बड़ा पड़ाव तो पार कर लिया है। भाजपा का संगठन हमेशा से मजबूत रहा है और बूथ स्तर पर जो उनकी जो संगठनात्मक जमावट रहती है वो हमेशा से आगे रही है, और कांग्रेस कभी इस मामले में तो उनका बराबरी नहीं कर पाई। अब दिक्कत यह है कि मैं जो देख रहा हूँ, बीजेपी शायद आज भी चाहे वार्ड का चुनाव हो, विधानसभा लोकसभा तो ठीक है ही, वो स्थानीय चुनाव में भी शायद मोदी जी और शिवराज जी के चेहरों पर उसे फोकस रखना चाहती है और अपने पार्टी के चुनाव चिन्ह पर, जबकि कांग्रेस ने कहीं ना कहीं शायद ये लगता है कि वो स्थानीय चेहरों को फोकस कर रही है और इसलिए प्रत्याशी चयन पर उसका ज्यादा ध्यान। तो निश्चित रूप से और दूसरा एक बात और वो मैं कहना चाहूंगा, ये कुछ दिक्कतें शायद सत्ता में रहने की हैं। जब कांग्रेस में सत्ता में थी तो वहां पर प्रत्याशियों के लिए ज्यादा दिक्कतें थी, क्योंकि ज्यादा लोग दावेदार हुआ करते थे, और बीजेपी जब विपक्ष में थी तो उसके लिए यह प्रक्रिया आसान होती थी। अब बिल्कुल उलट हो गया है, क्योंकि कांग्रेस विपक्ष में है तो शायद उसके लिए यह आसान है, और बीजेपी अभी उन दिक्कतों से जूझ रही है जो कांग्रेस पहले जूझा करती थी। जी मिथुन जी, आप क्या कहेंगे? जय नागड़ा जी का बहुत अच्छा विश्लेषण है, और अंतिम जो बात उन्होंने कही, सत्ता, मुझे लगता है कि सत्ता के साथ साथ एक एलिमेंट शायद और था कि कुछ जो नेता हमारी पार्टी में रहा करते थे उनकी वजह से कई बार सूची देर से आती थी। अब वो नेता क्योंकि भाजपा में, तो भाजपा की सूची भी देर से आ रही है। खैर, गंभीरता से मैं कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो ये अभियान शुरू किया है, ये बूथ स्तर का अभियान है, और जबकि इसके मुकाबले हम लोग घर घर चलो अभियान काफ़ी दिनों से चला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक इलेक्शन मशीनरी के रूप में जानी जाती है, और इलेक्शनों को वे एक प्रक्रिया
प्रक्रिया के तहत एक मशीन के तौर पर लेते हैं कि एक फिक्स फार्मूला के आधार पर वो लोग चुनाव लड़ते हैं। जब मशीन के तौर पर काम करते हैं तो आपकी मानवीयता वैसे भी खत्म ही हो जाती है। तो आप केवल अपने आप को चुनावों तक और परिणामों को जीतने तक और सरकार बनाने तक सीमित रहते हैं। कांग्रेस पार्टी जनता के बीच जा रही है, घर घर जाकर के जनता की समस्याओं को इकट्ठा कर रही है और नगर निगम की जो सुविधाएं होती हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, अभी नागड़ा साहब ने एक बात और कही कि समझ तो भारतीय जनता पार्टी शिवराज जी के चेहरे को और नरेंद्र मोदी जी के चेहरे को सामने रख करके चुनाव लड़ना चाहती है। और उषा ठाकुर जी का भी आज बयान आ गया है, जिन्होंने दिशा तय कर दी है कि ये देशद्रोहियों और देशभक्तों का चुनाव है। तो भारतीय जनता पार्टी को जहां ये करना था कि नगर निगम के जो जनता के मुद्दे हैं, जनता को जो सुविधाएं मिली हैं, नगर निगम के भ्रष्टाचार से कैसे निजात दिलाया जाए, आपके जो इलाके हैं उनको कैसे साफ किया जाए, उनके विकास के लिए कौन सी ऐसी योजनाएं, जनता के घर तक पानी कैसे पहुंचाया जाए, जनता के राशन कार्ड संबंधी समस्याएं, इन बातों को लेकर के जहां बात होनी थी वहां बात हिंदुस्तान, पाकिस्तान, देशद्रोह, राष्ट्रद्रोह और नरेंद्र मोदी जी शिवराज तक पहुंच गई है। तो शिवराज जी तक पहुंच गई। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के पास समय तो बताने के लिए बहुत सारे मुद्दे नहीं है और इस कारण भारतीय जनता पार्टी का जो सरकार है, जो डबल इंजन के बाद जो ट्रिपल इंजन की अगर जोड़ने की बात करें तो मुझे लगता है गलत नहीं होगा नगर सरकार के रूप में, वहां भारतीय जनता पार्टी कमजोर भी नजर आ रही है और प्रत्याशी चयन के मामले में भी पीछे नजर आ रही है और जनता के बीच भी इनका समर्थन कम नजर आ रहा है। तो जनता कांग्रेस पार्टी को समर्थन देगी, ऐसा हमारा मानना है। जी देखिए, बहुत अच्छी बातें आप दोनों ने रख दी हैं ऑलरेडी। तो मैं तो आज के कार्यक्रम को लेकर कुछ बड़ी रोचक बातें हैं हमारे दिमाग में रखना चाहूँगा। देखिए, हमारे दो प्रक्रियाएं बहुत अलग अलग हैं। हमारे यहाँ पर प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया अपनी चल रही, कल संभाग की बैठकें वो होती रहेंगी। मैं भी आज बूथ क्रमांक 138 में मुझे पहुँचाया गया था शरद जी, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, प्रेस कॉम्प्लेक्स में है, वहाँ बस्तियों में भी गए हम और 44 डिग्री 40 डिग्री के टेम्परेचर में बहुत समय बाद निकलना हुआ। और स्वाभाविक है कि जब निकले तो लोगों के घरों में गए तो मैंने देखा जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं, आप मानेंगे नहीं कि पुरुष, मुझे इतनी गर्मी में कूलर चल रहा, सब फेल है व्यवस्था, नागड़ा साहब आप भी जानते हैं इसको, तो कूलर चल रहे हैं, सब चल रहा है, वो एक टॉवेल बांध के सब निकल के आते हैं। लेकिन गजब का उत्साह मिला। क्यों मिला? क्योंकि हमको हर गल में नर्मदा का जल मिला। बस्तियों की बात कर रहा हूँ नागड़ा साहब। हमने कई जगह जाकर पूछा कि आपका प्रधानमंत्री आवास हो गया क्या? कई जगह हमको दिखाई दी, बोले हाँ साहब हो गया। मैंने कहा फिर इसमें क्यों? बोले नहीं, हम शिफ्ट हो रहे हैं। तो फिर मैंने पूछा कार्यकर्ताओं से, तो उन्होंने बताया भी कि नहीं साहब, वो अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दोनों रखे हुए हैं, प्रधानमंत्री आवास भी हो गया और पुराना जो स्थान था उन्होंने छोड़ा नहीं है। तो बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री आवास लोगों को मिले हैं, नर्मदा जल का पानी मिला है। जय नागड़ा साहब जिस जगह पे हैं उनके पड़ोस में बुरहानपुर एक ऐसा जगह है जो 100% नल जल योजना से जुड़ चुका है शरद जी। तो स्वाभाविक है, तो हमने तो सबके यहाँ जाकर इसी बात को कहा कि ये 8 बजे की बहस ठीक है, वो हमें बुरा कहें, हम उनको बुरा कहें, चलने दो, ये तो चलता रहेगा। लेकिन जो हितग्राही है, जो हमारे को दर्शक सुन रहे हैं, यदि उनके घर में नर्मदा का जल आ रहा है, यदि टोटी लग गई है, तो भारतीय जनता पार्टी शिवराज जी और मोदी जी को वोट देना है। यदि आपको लगता है प्रधानमंत्री आवास में आप अपनी झुग्गी से निकलकर पहुंच गए हैं, तो बिल्कुल आपको वोट देना चाहिए। आपके इलाके में सड़कें बनी हैं, गलियां ठीक हुई हैं, आपको लगता है नागड़ा साहब की फ्लाईओवर्स बने हैं, तो मुझे लगता है कि इस पर तो वोट हमको मिलेगा। और इसीलिए जो बड़ी नगर निगम हैं, हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल, यहाँ पर प्रत्याशी से मार्जिन तय हो सकता है नागड़ा साहब, लेकिन शरद जी ये मान के चलिए कि जीत सुनिश्चित है हमारी, इसमें कोई दो मत नहीं। जितना छोटा चुनाव होता जाता है, स्वाभाविक है कि वो प्रत्याशी केंद्रित ज़्यादा होता है। तो जब पार्षद स्तर पे, नगर पालिका स्तर पर चुनाव होंगे, तो बिल्कुल मैं मानता हूँ कि हमको मिश्रित परिणाम भी मिल सकते हैं। लेकिन हम चुनाव नल जल पर लड़ेंगे, छत पर लड़ेंगे। 80 करोड़ लोगों को भोजन मिल रहा है, 1 रुपये किलो गेहूं चावल वहाँ तक पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा, आपको सुविधाएं ऐप पर मिल रही कि नहीं मिल रही, आप अपना पानी का और बिजली का बिल अपने मोबाइल से क्या दे पाते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको लाइन में लगना पड़ता है। तो ये सब जो सुविधाएं नगरीय निकाय से लोगों की अपेक्षा है, कोई अवैध वसूली तो आपसे नहीं करता है, बहुत सारी कॉलोनाइजर बना के लोगों को फंसा कर चले गए। मुझे बड़ा आश्चर्य है कि आपने एक भी इशू नहीं लिया, राष्ट्रवाद, देशद्रोह और इस तरह के किसी विषय पर आपने अभी तक चर्चा नहीं की। वो कांग्रेस के लिए है ना साहब, वो खरगोन बुरहानपुर में लेके आएंगे, पर वो जब लाएंगे तब देखा जाएगा। अभी तो फिलहाल हमारा जो है, जो कॉलोनाइजर करके चले गए, तो हम उन रहवासियों के लिए कैसे बेहतर, और ये बहुत बड़ा अभियान हमने लिया।
और इन क्षेत्रों में लिया है। तो मुझे लगता है हम इसको सेंट्रिक रखते हुए जो शिवराज सरकार है, हमको बचे हुए कार्यकाल में डिलीवर करना। देखिए सर, ये इंपॉर्टेंट है, हमारी सरकार है तो स्वाभाविक है डिलीवरी हमको करनी। कांग्रेस सरकार तो कहीं नहीं है, न प्रदेश में न देश में है, तो भाई वो हमको गाली देते रहेंगे लेकिन डिलीवरी नहीं कर पाएंगे। चलिए जय जी, डॉक्टर हितेश वाजपेयी की बॉडी लैंग्वेज तो कॉन्फिडेंट है, ये लौटे हैं जिस तरह से, और जो दावा कर रहे हैं कि वहाँ लोग गर्मी से जूझते हुए भी कुछ चीज़ों को लेकर बहुत संतुष्ट हैं, जिसमें उनका दावा है कि नर्मदा पेयजल और प्रधानमंत्री आवास योजना। आपके पड़ोसी ज़िले से भी एक खबर हमारे पास पहुंची बुरहानपुर से कि एक मुस्लिम ऑटो चालक ने अपनी गाड़ी के पीछे प्रधानमंत्री और भागवत जी का दोनों के चित्र लगा रखे थे, जिससे कथित रूप से कुछ उसको खासी असुविधा भी हुई, मारपीट भी हुई उसके साथ। और उसका कहना यह है कि उसका आवास स्वीकृत हो गया और बन भी गया और तमाम चीज़ें हो गई, इसलिए उसने नरेंद्र मोदी जी का चित्र लगा रखा है। और भागवत जी के रिसेंट बयान से वो कि हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखा जाए, इसलिए उसने ये लगा रखा है। इस तरह की खबरें भी हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, विकास का भी एक स्वप्न, और उसके साथ प्रधानमंत्री का चेहरा और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज जी का चेहरा, इस कॉम्बिनेशन को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री का नाम भले ही बीजेपी न ले स्थानीय निकाय के चुनाव में, कांग्रेस शायद ले लेगी या बीजेपी के कुछ ऐसे नेता ले लेंगे जो अपने क्षेत्र में शायद उसके प्रभाव का असर भुनाना चाहते हैं, तो ये चेहरे तो रहेंगे चुनाव में। किस तरह आप इस कॉम्बिनेशन को बीजेपी के लिए देखते हैं और इसको क्या उसकी बड़ी ताकत मानते हैं आप? शरद जी, आपने जो कहा मैं उसकी बात कहूंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपके दोनों आज के सहयोगियों को खास तौर पे बधाई दूंगा। बड़ी तैयारी के साथ हितेश जी और अहिरवार जी जिस तरीके से बोल रहे थे और हितेश जी ने अपना पक्ष रखा, बड़ा तैयारी के साथ यह है। शायद उतनी तैयारी से मैं भी शायद यहाँ पे शायद नहीं बैठा हूँ। अब बात इसमें कोई दो राय नहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना एक बहुत ही बीजेपी के लिए फायदेमंद है और इसमें काफी काम हुआ है और काफी लोगों को मकान मिले हैं। और मैं सड़कों की यदि बात करूं तो निश्चित रूप से नेशनल हाईवे और उस पे फ्लाईओवर और उस पे तो काम हुआ है, लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी है। शहरों की जो स्थिति है, शहरों की जो सड़कें हैं, उनकी स्थिति वाकई खराब है। नर्मदा नल जल आपने 100% कर दिया, लेकिन हितेश जी ये भी सच है कि खंडवा में नर्मदा जल की पहली योजना पूरी तरह फेल हो गई। अब दूसरे चरण की बात हो रही है। उसमें जो करप्शन हुआ उसको बीजेपी ने उस समय उठाया, लेकिन बीजेपी बाद में आने के बाद में उसको नहीं कर पाई। तो खंडवा में नर्मदा जल की 110 करोड़ की योजना पूरी होने के बाद भी आज भी शहर प्यासा है। अब हम 100-150 करोड़ की और दूसरी योजना की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि आपने एक काम किया है, लेकिन उससे जो रिजल्ट आने थे या उसमें जो करप्शन हुआ, जो गड़बड़ियां हुई, उससे निपटने में कहीं ना कहीं। और दूसरा यह है कि विकास ऐसी चीज है कि जितना आप तेजी से करते हैं उसी अनुपात में अपेक्षाएं भी बढ़ती हैं। और सड़कों का जहां तक सवाल है, 4 साल शहर के खंडवा के लोगों ने गड्ढों को, तकलीफों को भोगा और बिल्कुल एन चुनाव के पहले आपको भी देखते हैं, शायद लगभग कमोबेश हर शहर में हो रहा है कि चुनाव के आखिरी महीने में सड़कें बनना चालू हो जाती हैं। तो मुझे लगता है ये एक तरह का जनता को सीधे सीधे प्रलोभन है, देखो हमने सड़कें बना दी, ये कर दी। लेकिन 4 साल जो लोगों ने सड़कों को, गड्ढों को, वो सारी तकलीफों को भोगा है, और इसके लिए मैं मानता हूं कि जो स्थानीय महापौर है, जो स्थानीय आपके वो होते हैं, कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारी तय नहीं होती और उसका हमेशा खामियाजा पार्टी को भुगतना होता है। आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया और मुझे नितिन गडकरी जी याद आते हैं, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। वो हमारी चर्चा पत्रकारों की उनसे हो रही थी, तो उन्होंने अनौपचारिक चर्चा में ये बात कही कि बोले जैसे प्रशिक्षण आप पत्रकारों को आवश्यक है, हम राजनेताओं को भी प्रशिक्षण आवश्यक है। अगर कोई पहली बार मंत्री बनता है, पहली बार पार्षद बनता है, पहली बार विधायक या सांसद बनता है, तो उस पूरी प्रक्रिया का खासतौर से उनका जिम्मा था कि डेवलपमेंट की ये प्रोसेस, कैसे फंड स्वीकृत कराया जाता है, कैसे नोटशीट चलती है, ब्यूरोक्रेसी के एटीट्यूड के साथ आप कैसे मैच करते हैं और ब्यूरोक्रेसी को कैसे अपना सहयोगी बना लेते हैं, इस पर उन्होंने बड़ी लंबी बात की थी। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि बीजेपी जिस तरह आगे बढ़ रही है, अब उस पर उसका फोकस इस पर भी होना चाहिए कि आप अपने महापौरों, पार्षदों के साथ, विधायकों, सांसदों के साथ विकास के एजेंडा पर लंबे डिस्कशंस करें। और नितिन जी जैसे लोग आपके पास हैं। मिथुन जी, मैं आपकी तरफ आता हूँ, आपकी ताकत क्या है? मैं जय जी से भी समझूंगा।
आपने पहले प्रत्याशी दिए और यथा सामर्थ्य आप पूरी कोशिश कर रहे हैं और उसके साथ मुद्दों को लेकर भी आ रहे हैं, लेकिन जाहिर तौर पर जैसा हमने पहले कहा कि प्रोसेस है बीजेपी का चुनाव लड़ना, और आपका चुनाव लड़ना कई जगह निश्चित तौर पर चुनौतियों के साथ सामने आता है, क्योंकि इस समय जो आपका राष्ट्रीय नेतृत्व है, माफ़ कीजिएगा, उसका भी चेहरा इतना अभी चमकदार नहीं है जितना बीजेपी के टॉप लीडर्स का है। जी देखिए शरद जी, दोनों ही पार्टी में मूल फर्क ये है कि कांग्रेस पार्टी एक रियलिस्टिक अप्रोच के साथ चुनाव में जाती है और भारतीय जनता पार्टी की बातों में पब्लिसिटी का एक इनपुट ज़्यादा होता है। अभी जैसे वाजपेयी जी की ईमानदारी का मैं कायल हूँ, भारतीय जनता पार्टी का हमेशा कहना है कि हमारे लोग 24 घंटे फील्ड पे रहते हैं। वाजपेयी जी ने शुरुआत में कहा कि आज बड़े दिनों बाद 44 डिग्री के पारे में बाहर निकलना हुआ, तो खैर ये भी एक तरीका है आपका निकलना हुआ। भाजपा के एक समर्पित कार्यकर्ता भी हैं, आपने स्वीकार किया। मैं विषय पर आते हुए कहना चाहता हूं, जैसे व्यक्तिगत रूप से कह रहे हैं कि मैं स्वयं बिल्कुल बिल्कुल उसको पार्टी पे अच्छा आप कर दो लागू, मुझे क्या करना? वाजपेयी साहब मेरी बात तो आप अंधेरे में रहोगे, नहीं मतलब वही जनता तक ये मैसेज जाना चाहिए। काफी दिनों बाद आज आप तक 44 डिग्री में पारे में काफी दिनों बाद निकलना हुआ। सड़कों पर आते हुए कहना चाहता हूँ, उदाहरण के तौर पर यदि लिया जाए भोपाल में, नहीं मैं सीधी बात रख रहा हूँ, आपकी बात को मैंने कोट किया। भोपाल में उदाहरण के लिए आप देखें तो सड़कों की जिम्मेदारी 4 व्यवस्थाओं की होती है, नगर निगम, सीपीए, अपना पीडब्ल्यूडी और इसके साथ साथ बीडीए और भी है। 4 मुख्य जो 80% सड़कें। आप बताइए इसके इन 4 के अलावा कौन है? बताइए अपने समय पर बताइए। 7-8 निवेदन ये है, 4 मैंने बता दी, बाकी 4 आप बताइए, ठीक है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में इतनी अच्छी व्यवस्था होती तो 12 जून 2018 को स्वयं आलोक शर्मा जी महापौर रहते हुए अपनी सरकार के खिलाफ धरने पर नहीं बैठ जाते। हमारा तो ये कहना है, और कोविड काल के बाद भी ये चुनाव हो रहा है। कोविड काल में पूछा, ये मैं अपनी ताकत पर आ रहा हूं सर, मैं अपनी ताकत क्या होगी? ये तो आपका राइट है। बीजेपी की तथाकथित कमजोरियों को आप उजागर करेंगे ही पूरे हमारी ताकत है जनता की आवाज को मजबूती से उठाना सरकार के खिलाफ। जो सरकार, भारतीय जनता पार्टी से हमें कोई नफरत नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी संयोग से सरकार में, इसलिए सरकार की जो कमियां और खामियां हैं उनको हमें उजागर करना होगा जनता की आवाज के साथ मिलकर के, और वो हम काम मजबूती से कर रहे हैं। यदि हम ये कहते हैं कि कोविड काल के बाद यदि ये चुनाव हो रहे हैं और कोविड काल में ऐसा देखा गया कि हर परिवार से एक सदस्य कम हुआ है, उनको यदि शमशान में जलाने की भी प्रॉपर जगह नहीं मिली, नगर निगम के आईएसबीटी दफ्तर में यदि ऊपर लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति जो कोरोना से मरा उनको डेथ सर्टिफिकेट में नहीं लिख करके दिया जाएगा कि आप कोरोना से मृत्यु हुई, तो ये मुद्दे हैं, ये विषय है, और उस सर्टिफिकेट के लिए भी यदि आपको पैसा देना पड़ा है तो आपको अपनी सरकार बदलने की आवश्यकता है, आपकी नगर सरकार बदलने की आवश्यकता है। कांग्रेस पार्टी का कहना है बेहतर विकल्प आपके पास मौजूद है, बेहतर विकल्पों को चुनिए, बेहतर सुविधाएं पाइए, बेहतर व्यवस्था का हिस्सा बनिए। तो कांग्रेस पार्टी इसी अप्रोच के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ मुकाबले में जा रही है, और संभवतः यदि चुनाव के कोई पैमाने होते हैं तो मुझे लगता है हमारी पार्टी उससे आगे, और जनता का समर्थन भी हमें प्राप्त हो रहा है। और जनता भी एक लंबे समय से इन चुनावों का इंतजार कर रही थी। जनता को भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ जो अपना गुस्सा है उसको निकालने का एक अवसर है। जनता से निवेदन है, बड़ी संख्या में बाहर निकले, वोट करें और अपने पसंद की सरकार को मिलेंगे। डॉक्टर वाजपेयी अपन रोज बैठेंगे इसके लिए। तो देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। देखिए विपक्ष का यही काम है कि सरकार की कमियों को बताना, और मैं सहमत हूँ आपकी बात से। और हमारा काम है यदि कहीं कमी है तो उसको दूर करना। जिस सड़क की बात ये कर रहे हैं उस सड़क पर आज वाहन चलाकर आप शरद जी जरूर चलिएगा और देखिएगा कि उस सड़क को हमने कितना अच्छा कर दिया। और आपको बता दूं, वो सड़क जिस फ्लाईओवर से जुड़ गई है, 3 फ्लाईओवर से जुड़ गई है, वो जिस सड़क की आलोक जी ने बात की थी उन्होंने बात नो डाउट की थी। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं मिथुन जी, तो हमने उसको किया। अब जैसे जय नागड़ा साहब ने एक बात बताई, हमने बहुत मध्य प्रदेश भर में साहब शिवराज जी ने काम किया। यदि खंडवा में हमको समस्या आई तो हम मुंह थोड़ा ना चुराएंगे साहब, उससे हम उसका सामना करेंगे। हमने साथ साथ ये भी बताया जब बुरहानपुर में ये काम हो सकता है नागड़ा साहब, तो आपके खंडवा में भी जरूर होगा, ये मैं आपको बता दूं। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि लोकतंत्र में हम ही हम हैं, मैं इसका बहुत ज़्यादा पक्षधर नहीं हूँ। मुझे भी मालूम है कि बहुत बड़ी संख्या में नगर पालिका में हमारे दल के अलावा भी पार्षद आएंगे, लेकिन हाँ वो पार्षद आंदोलन कर पाएंगे, कमियां बता पाएंगे, हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। क्योंकि उन वार्डों में भी जिनमें हम मान लो नहीं आ पाए, डेवलपमेंट के काम तो हमें ही कराने हैं, क्योंकि हमको विधानसभा में फिर जाना है। और नागड़ा साहब एक बात मैं बहुत आपसे बहुत विनम्रता से कहूँगा, हमेशा कहता हूँ मैं कि साहब ये प्रलोभन अच्छा है कि सड़क पर चुनाव हो,
ये प्रलोभन अच्छा है कि MR10 MR11 पर चुनाव हो। ये सड़क बहुत अच्छी है जो चुनाव को लेके जनता के लिए बना दी गई है। कम से कम सरकारी खजाना जनता के लिए चुनाव के ही बहाने उपयोग में तो आए। लाइन से अभी 2-2.5 साल चुनाव है, लगातार 10-12 सेकंड आपको दे पाऊंगा। आप तो एंजॉय करिए। वाजपेयी जी की अप्रोच मुझे बहुत अच्छी लगी कि सड़कों पर चुनाव हो, देशभक्त और देशद्रोही के नाम पर जो आपके मंत्री का बयान है उससे आपने किनारे की, अच्छी बात है। दूसरा निवेदन ये है कि सड़कों की जहां तक बात है, 5 में से 3 पुल अभी तक दरज चुके हैं जो आपने बनाए थे, और नितिन गडकरी जी स्वयं इस बात को भी कहकर के गए, उस बात को भी कहकर के गए कि अमेरिका से बेहतर सड़कें अभी बनने में 5 साल से ज्यादा का समय लगेगा, संभवतः तब तक हमारी सरकार होगी। जनता से निवेदन है, सुविधाओं के आधार पर वोट करें, विषयों मुद्दों के आधार पर वोट करें, विषयों मुद्दों के आधार पर चुनाव हो। ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। प्रतिपक्ष के पास मुद्दे हैं, जैसा डॉक्टर हितेश कांग्रेस को कुछ बनाना नहीं है, बनाना हमको ही है। सर बना के गए थे, आप बेच रहे हैं। सरकार के पास ये कहने के लिए हमने क्या किया, और जनता के पास इन दोनों के ही दावों को परखने का मौका होता है चुनाव। तो जनता इसको परखे, देखे कि वो किसके पक्ष में खड़ी होती है, कौन उसको बेहतर प्रतीत होता है। बिल्कुल पॉजिटिवली मांग अपनी रखिए वार्ड की, नगर की। मेरे को बहुत अच्छा लगा नागरा साहब, और मैं अपने फीडबैक में लूंगा इसको। 2022 का भारत, मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश और ऐसा भारत भी है जहां बहुत बड़े स्तर पर हमें भविष्यदर्शी योजनाओं की आवश्यकता है। मैं यहाँ नगर सरकार और पंचायती की बात नहीं करूँगा। अगर मूंग में पेस्टिसाइड्स अधिक हैं तो ये भी सरकारों को देखना पड़ेगा। आम अगर कार्बाइड से पकाए जा रहे हैं तो ये भी हमें देखना पड़ेगा। अगर हमारी सब्जियों में कीटनाशक, क्योंकि ये बरसों से चल रहा है और इसमें हर सरकारों के समय ये स्थितियां रही हैं। एक बड़ी पॉलिसी, हमारे शहर स्मार्ट हो रहे हैं लेकिन नियोजित विकास के रास्ते से भटक रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब हमारे राजनेताओं को, और मुझे लगता है कि जो 2 मेरे साथ राजनेता बैठे हैं, इनकी भागीदारी इनकी पार्टियां कैसे सुनिश्चित करेंगी, ये भी एक बड़ा मसला है कि समाज का वो प्रबुद्ध तबका क्यों राजनीति में नहीं है जो 5 साल मेडिकल की पढ़ाई करता है या इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता है या MBA करता है या फॉरेन से आता है। ये किसी का कॉपीराइट नहीं है। तो ये चीज़ें भी इस चुनाव के साथ मैं आपके सामने, यानी जनता जनार्दन के सामने रख रहा हूँ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर वाजपेयी, बहुत धन्यवाद मिथुन जी, और बहुत शुक्रिया करता हूँ जय नागड़ा जी। बने रहिए बंसल न्यूज़ पर, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।